Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. So we are back again with the Hindu analysis of 28th of July 2026. 28 जुलाई 2026 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। लाइक शेयर करें अगर आपको अच्छा लगता है हमारा कंटेंट तो। बाकी बहुत ही अच्छे ढंग से प्यारे ढंग से मैं आपको नोट्स के साथ ये पूरा पेपर आज एनालाइज करके बताऊंगा। आप देख सकते हैं 28 जुलाई का पेपर खुला हुआ है। स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस के नोट्स पार्ट से और देखते हैं क्या क्या न्यूज़ आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सिलेबस के साथ मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले लिखा है सुप्रीम कोर्ट मर्ज द गाइडलाइंस ऑन पुलिस कंडक्ट ड्यूरिंग प्रोटेस्ट, राइट टू प्रोटेस्ट। ये GS2 का टॉपिक है, पेज 1 और पेज 4 में आया है। फेशियल रिकॉग्निशन ऑफ प्रोटेस्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी GS2 और 3 गवर्नेंस और टेक्नोलॉजी दोनों से रिलेटेड है, पेज 4 पे आया है। पब्लिक एग्जामिनेशंस अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल 2026, ये गवर्नेंस का है, पेज 5 का टॉपिक है। देन एंटी डिफेक्शन लॉ मर्जर एक्सेप्शन चैलेंज किया गया है कपिल सिब्बल की प्ली पे, ये पेज 6 में है, पॉलिटी का है। मद्रास हाई कोर्ट ने क्या किया है करूर स्टैम्पीड किन के केस में, वो भी मैं बताऊंगा। कावेरी एंड मेकेदातु प्रोजेक्ट का डिस्प्यूट, मुल्ला पेरियार डैम, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड बाबिल मंदेव, US Saudi civil nuclear deal, forced labor tariff, education reforms, economy roundup, FCNRB एंड देन प्रीलिम्स के वन लाइनर्स। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आप सिलेबस के साथ मैच कर सकते हैं। द हिंदू का पेज नंबर मैंने लिख दिया है, कौन कौन से पेज से क्या लिया गया है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, सुप्रीम कोर्ट मल्स द गाइडलाइंस फॉर पुलिस कॉन्डक्ट इन मास प्रोटेस्ट। अब आप देख सकते हैं ये फ्रंट पेज की ही पहली न्यूज थी। सुप्रीम कोर्ट मल्स द गाइडलाइंस फॉर पुलिस कॉन्डक्ट ड्यूरिंग मास प्रोटेस्ट। अब यहाँ पे जस्टिस सूर्यकांत जी का लिया है, देखो लिखा है मेयरली बिकॉज देयर इज एजिटेशन इट डज नॉट मीन देयर शुड बी अ लाठी चार्ज, डिसिप्लिन इज द इंटीग्रल टू द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। तो यहाँ पर सूर्यकांत जी ने कहा कि भाई ठीक है, अगर एजिटेशन है इसका मतलब ये नहीं कि लाठी चार्ज करना भी जरूरी था, है ना। एंड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि द राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट इज एब्सोल्युटली गारंटीड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज व्हाट ही हैज सेड। एक इंपॉर्टेंट चीज ये कि राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट इज एब्सोल्युटली गारंटीड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पीसफुल प्रोटेस्ट तो किया ही जा सकता है। So as long as it is peaceful agitation, merely because there is agitation, that cannot be पुलिस एक्सेस। मतलब उनका कहना है कि भाई लाठी चार्ज करना जरूरी नहीं है, अगर पीसफुल प्रोटेस्ट है तो पीसफुल प्रोटेस्ट इज एब्सोल्युटली गारंटीड, है ना। तो दैट इज व्हाट इज देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, व्हिच द सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस इज सेइंग। यहाँ पे कुछ चीजें और देख लीजिए आप लोग। CGI ने कहा है कि द राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट इज एब्सोल्युटली गारंटीड, मे फ्रेम यूनिफॉर्म गाइडलाइंस फॉर पुलिस कॉन्डक्ट इन लार्ज डेमोन्स्ट्रेशंस। अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि एक मतलब दिखाया है कि दे माइट फ्रेम गाइडलाइंस फॉर पुलिस कॉन्डक्ट इन अ लार्ज डेमोन्स्ट्रेशन। इस तरीके का अगर बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन होता है तो पुलिस कॉन्डक्ट कैसा होना चाहिए, इसकी एक SOP तरीके की तैयार की जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता होगा कुछ केसेस इंपॉर्टेंट हैं जो प्रोटेस्ट से रिलेटेड है। रामलीला मैदान इंसिडेंट केस 2012, इसमें मिडनाइट क्रैकडाउन ऑन स्लीपिंग प्रोटेस्टर्स वायलेटेड आर्टिकल 19 एंड 21, दिस इज व्हाट वाज सेड। रामलीला मैदान इंसिडेंट जब हुआ था 2012 में, तो मिडनाइट में क्रैकडाउन हुआ था ऑन द स्लीपिंग प्रोटेस्टर्स and therefore it violated article 19 and 20। देन दूसरा है अनीता ठाकुर वर्सेस जम्मू एंड कश्मीर 2016 का केस। इसमें कहा गया कि एक्सेसिव पुलिस फोर्स ऑन प्रोटेस्टर वायलेट द ह्यूमन डिग्निटी, कंपनसेशन ऑर्डर किया गया था। एक्सेसिव पुलिस फोर्स विल वायलेट द ह्यूमन डिग्निटी। अमित साहनी वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस 2020 शाहीन बाग केस। इसमें पब्लिक प्लेसेस कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड इनडेफिनिटली, मतलब आप प्रोटेस्ट कर रहे हो ठीक है, लेकिन पब्लिक प्लेसेस को आप इनडेफिनिटली ऑक्यूपाई नहीं करके रख सकते हैं। देन हिम्मत लाल केशा, इसमें राइट टू होल्ड पब्लिक मीटिंग्स ऑन पब्लिक स्ट्रीट सब्जेक्ट टू रेगुलेशन, मतलब कि अगर आप पब्लिक मीटिंग्स करना चाहते हो पब्लिक स्ट्रीट्स में तो दैट विल बी अंडर सब्जेक्ट टू रेगुलेशन। तो ये हिम्मत लाल केशा 1973 का केस है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो आपको मतलब सुप्रीम कोर्ट ने वो किया है कि SOP फॉर क्राउड कंट्रोल एंड प्रोपोर्शनेट फोर्स इंडिपेंडेंट प्रोब इनटू द पुलिस एक्सेस। उन्होंने कहा कि भाई एक तो इंडिपेंडेंट प्रोब की जाएगी पुलिस एक्सेस की, देन SOP होनी चाहिए फॉर क्राउड कंट्रोल ताकि यूनिफॉर्म तरीके से क्राउड कंट्रोल किया जा सके, एंड प्रोपोर्शनेट फोर्स, है ना। देयर शुड नॉट बी पुलिस एक्सेस नहीं होना चाहिए, प्रोपोर्शनेट हो सकता है, एक्सेस नहीं होना चाहिए। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द थिंग्स व्हिच हैव बीन सेड। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग कौन कौन सी प्रोटेस्ट को जो जस्टिफाई करती है, तो आर्टिकल 19(1)(a which says there is freedom of speech and expression, article 19(1)(b which says right to assemble peacefully and without arms,
देन रिस्ट्रिक्शंस हैं आर्टिकल 19(2) में, जिसमें कहा गया है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ग्राउंड ऑफ सॉवरेनिटी, पब्लिक ऑर्डर एक्सेट्रा। एंड 19(3) में जिसमें कहा गया कि असेंबली मस्ट बी पीसफुल एंड अनआर्म्ड, मतलब अनआर्म्ड होनी चाहिए और पीसफुल होनी चाहिए। एंड प्रोटेस्ट इज नॉट एब्सोल्यूट, नो राइट टू प्रोटेस्ट एनीवेयर एनी टाइम। शाहीन बाग रूलिंग में ये भी कहा गया था कि प्रोटेस्ट इज नॉट एब्सोल्यूट। देखो अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो है द राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट इज एब्सोल्युटली गारंटीड, है ना। तो ये कुछ दोनों में डिफरेंसेस हैं, कंफ्यूज मत होना। इसी में सेकंड न्यूज है फेशियल रिकॉग्निशन ऑफ प्रोटेस्टर्स, सर्विलेंस वर्सेस प्राइवेसी। अब यहाँ कुछ वीडियोस भी आपने देखे होंगे कि दिल्ली पुलिस इट इज डूइंग व्हाट, दे आर यूजिंग एआई इनेबल्ड एफआरटी यानी कि फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, जंतर मंतर में यूज की है। लाइव कैमरा से मैच किया विद द क्रिमिनल डेटाबेस, लाइव कैमरा से स्टूडेंट्स को मैच किया विद द क्रिमिनल डेटाबेस। एंड देयर वर नियरली 2873 पर्सन विद प्रायर रिकॉर्ड्स आइडेंटिफाइड। इसके अलावा मोबाइल सर्विलेंस वैन्स का भी डिप्लॉय किया गया था। मोबाइल सर्विलेंस वैन्स मतलब कि जो सर्विलेंस वैन होती है ना, वो उसको उनको इक्शाना बोलते हैं। इक्शाना याद रखना, इक्शाना नाम याद रखना। दिल्ली गवर्नमेंट ने मोबाइल सर्विलेंस वैन, नॉट दिल्ली गवर्नमेंट एग्जैक्टली बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली में इक्शाना डिप्लॉय किया था। टेक डाउन नोटिस टू इंस्टाग्राम फॉर प्रोटेस्ट पोस्ट, जो प्रोटेस्ट के पोस्ट उनको टेक डाउन नोटिस दिए गए। 400 से ज्यादा फॉरेन अकाउंट्स को ब्लॉक भी करवाया गया। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन रिमूव्ड कंटेंट, रिमूवल ऑफ कंटेंट इज पॉलिटिकल एक्सप्रेशन, चिलिंग इफेक्ट ऑन स्पीच। उनका ये कहना है कि भाई अगर आप कंटेंट रिमूव कराओगे तो इट्स अ चिलिंग इफेक्ट ऑन स्पीच, फ्री स्पीच नहीं रह जाएगा। वहीं अब बात कर लेते हैं एफआरटी से हुआ क्या क्या है। तो फेशियल एफआरटी है क्या, तो एफआरटी बेसिकली बायोमेट्रिक एआई है, बायोमेट्रिक एआई जो कि मैप करती है फेशियल फीचर्स यानी फेस प्रिंट को एंड मैचेस विद द डेटाबेस। जो आपके पास डेटाबेस बना है, क्रिमिनल्स का डेटाबेस जो आपने बनाया है उससे मैच करती है। यूज इसका पुलिसिंग में है, डिजी यात्रा में इसका यूज है, ई-केवाईसी करने के लिए है। लेकिन इसके रिस्क भी हैं, जैसे फॉल्स पॉजिटिव। कभी कोई बंदे, भाई 2 लोग डॉपलगैंगर भी होते हैं जो साथ सेम दिखते हैं, तो कभी आप फॉल्स पॉजिटिव में भी इसको इंक्लूड कर लोगे। देन मास सर्विलेंस होता है इसके थ्रू, तो मास सर्विलेंस ऑलरेडी राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट तो चला ही जाता है। एंड इट हैज अ बायस अगेंस्ट द माइनॉरिटीज, तो इट हैज अ बायस अगेंस्ट द माइनॉरिटीज। एंड इंडिया में कोई डेडिकेटेड एफआरटी लॉ भी नहीं है, तो दैट इज अगेन अ प्रॉब्लम, क्योंकि डेडिकेटेड एफआरटी ना होने से हम कर क्या रहे हैं, जो डीपीडीपी एक्ट 2023 में आया था और आईटी एक्ट 2000 में आया था, वो लूजली गवर्न करते हैं एफआरटी को, तो दैट इज द बिग प्रॉब्लम। प्राइवेसी के रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट केस है केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2017 का केस है, 9 जज बेंच का, जिसमें कहा गया कि प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। उन्होंने हालांकि ट्रिपल टेस्ट कहा था फॉर स्टेट इंट्रूजन। ट्रिपल टेस्ट में आता है, पहला लीगैलिटी देखनी है, लॉ मतलब लीगैलिटी होनी चाहिए उसकी, सेकंड है लेजिटिमेट एम होना चाहिए, एंड थर्ड है प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, लीगैलिटी, देन सेकंड है लेजिटिमेट एम, एंड थर्ड है प्रोपोर्शनैलिटी। तो these are the things which were said in the केएस पुट्टास्वामी केस। देन इसके अलावा पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है, जिसमें कहा टेलीफोन टैपिंग सेफगार्ड किया गया। एंड उन्होंने ये भी कहा गया कि सर्विलेंस को भी नैरोली आपको टेलर करना, मतलब सर्विलेंस भी आप ऐसे इंडेफिनिट पावर नहीं है स्टेट की सर्विलेंस करने की। ठीक है, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल 2026। अब ये इंट्रोड्यूस हो गया है लोकसभा में एंड 91 अमेंडमेंट्स इसमें मूव किए जा चुके हैं। ठीक है ना, एंड यहाँ पर बेसिकली अमेंडमेंट्स ये क्या करेगा, बेसिकली ये पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024 को अमेंड करेगा। स्ट्रिक्टर पनिशमेंट की बात की गई है, 10 साल की जेल की, 50 लाख तक के फाइन की, टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन इनटू पेपर लीक्स, वो 3 मंथ वाला 2 मंथ वाला जो मैंने आपको बताया था कल टाइमलाइन, वो भी इसमें किया जाएगा। ठीक है ना, तो दैट इज अ थिंग विच इज देयर। एंड अपोजिशन ने कहा है कि बिल रिड्यूसेस द स्टेट्स टू स्पेक्टेटर्स। नाउ द बिग क्रिटिसिज्म इज कि इसमें फेडरलिज्म को अफेक्ट करेगा और स्टेट्स की पावर को रिड्यूस कर देगा। स्टेट्स अब केवल स्पेक्टेटर बन के रह जाएंगे एंड सेंट्रल टास्क फोर्स ही लीक्स में रहेगी, जो कि रिपोर्ट्स ओनली टू द यूनियन गवर्नमेंट। सेंट्रल टास्क फोर्स ही केवल रिपोर्ट देने की पावर रखती है, तो पूरा पावर तो सेंटर के पास ही चला गया एंड स्टेट्स विल बी मेयरली बी स्पेक्टेटर्स इन दिस। ठीक है ना, इसका जो पेरेंट एक्ट है वो 2024 का एक्ट है, ये भी आपको पता होगा, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट ऑफ 2024, जिसमें 3 से 5 साल तक की सजा थी। बट अब यहाँ पे ओरिजिनल पेनल्टी 3 से 5 साल तक की थी, अब इसको बढ़ा करके 10 साल
करने की बात की जा रही है। एंड सर्विस प्रोवाइडर्स पे फाइन पहले 1 करोड़ तक का था, अब उसको बढ़ा करके 10 करोड़ करने की बात की जा रही है, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज देयर एंड दीज आर द थिंग्स जो कि आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ मर्जर एक्सेप्शन अंडर चैलेंज। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल की एक प्ली गई है जिसमें उन्होंने चैलेंज किया है मर्जर एक्सेप्शन को ऑफ द 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल क्या है आप सबको पता है, एंटी डिफेक्शन लॉ 1952 में आपका 1985 में 52nd अमेंडमेंट एक्ट सॉरी गया था, ठीक है ना। 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में गया था और उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज देखो यहाँ लिखा है, एडेड बाय द 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985, राजीव गांधी गवर्नमेंट थी। डिस्क्वालिफिकेशन वॉलंटरली अगर आप किसी अपनी पार्टी की मेंबरशिप छोड़ देते हो या वोटिंग एब्सटेन करते हो अगेंस्ट द पार्टी विप विदाउट कॉन्डोनेशन, ठीक है। डिसाइडिंग अथॉरिटी इसमें चेयरमैन होती है, स्पीकर होता है यानी, एंड लेकिन सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू होता है। ये होतो हॉलोहन केस 1992 का था, इसमें कहा गया देखो लिखा ना कि होतो हॉलोहन केस ऑफ 1992, इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ को अपहेल्ड किया गया बट ये कहा गया कि जुडिशियल रिव्यू भी रहेगा एंड स्पीकर अथॉरिटी रहेगा बट जुडिशियल रिव्यू रहेगा। अब पहले इसमें एक एक्सेप्शन था 1/3 मतलब आपका 1/3 स्प्लिट का, बट वो 91st अमेंडमेंट 2003 से हटा दिया गया। देखो ये देखो लिखा है डिलीटेड पैरा 3 विच वाज 1/3 ऑफ द स्प्लिट, 1/3 स्प्लिट एक्सेप्शन था पहले, तो वो हटा दिया गया था। एंड इसमें अब जो एक्सेप्शन है वो है मर्जर का, जिसमें कहा गया कि 2/3 मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर पार्टी अगर एग्री कर जाएं तो मेंबर्स जो है वो मर्जर माना जाता है और डिस्क्वालीफाई नहीं किए जाते अगर 2/3 मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर पार्टी एग्रीज, ठीक है ना। बट वो पार्टी एग्री करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्रिटिसिज्म बेसिकली इसका ये किया गया कपिल सिब्बल द्वारा कि भैया ये पार्टी एग्री नहीं कर रही है ना। ये तो उस स्टेट में जितने जो लेजिस्लेचर में सेलेक्ट हुए लोग हैं वो कई बार एक साथ मिलकर के कह देते हैं और मर्जर में आ जाता है और स्पीकर कुछ नहीं करता फिर, तो ऐसे में पार्टी का मर्जर नहीं माना जाना चाहिए उसको। तो दिस इज व्हाट हैज बीन सेड एंड यही चीज प्ली उन्होंने की है, क्योंकि ऐसे में तो फिर महाराष्ट्र में जो हुआ, गोवा में जो हुआ, तो भैया अच्छी खासी मेजोरिटी की पार्टीज को ब्रेक कर दिया गया है। मद्रास हाईकोर्ट क्वैशेस गवर्नमेंट जॉब्स टू करूर स्टैम्पीड किन। अब यहाँ पे करूर में जो स्टैम्पीड हुआ था तमिलनाडु में, आप सबको पता होगा, उसमें जो विजय हैं चीफ मिनिस्टर जो हैं सी जोसेफ विजय, उन्होंने अभी रिसेंटली किया क्या कि जो वहाँ पे फैमिली मेंबर्स थे करूर स्टैम्पीड विक्टिम्स के, तो उनको जॉब्स दे दी, है ना। तो यहाँ पे हाई कोर्ट जो मद्रास हाई कोर्ट है उसने क्वैश कर दिया वो ऑर्डर। क्वैश क्यों कर दिया? क्योंकि उनका ये कहना है कि इट वायलेट्स आर्टिकल 14 एंड 16 बाय बायपासिंग द एग्जिस्टिंग वेटिंग लिस्ट फॉर कंपैशनेट अपॉइंटमेंट। अब इसको टर्म दिया जाता है कंपैशनेट अपॉइंटमेंट कहा जाता है। स्टेट का ये कहना है कि आर्टिकल 162 उनको एग्जीक्यूटिव पावर देती है को एक्सटेंसिव विद द लेजिस्लेचर बट मस्ट बी इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स। तो उन्होंने हवाला दिया आर्टिकल 162 का जो स्टेट को एग्जीक्यूटिव पावर देती है, ठीक है ना। लेकिन वहां पे हाई कोर्ट ने एक्सेप्शन दिया है कि भैया कि आप इस तरीके से नहीं दे सकते। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर द लॉ है एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, एंड आर्टिकल 16 जो है वो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है। तो दूसरे को कहाँ अपॉर्चुनिटी मिली? अब आप ये देखो डॉक्ट्रिन ऑफ कंपैशनेट अपॉइंटमेंट क्या है, लिखा है एक्सेप्शन टू आर्टिकल 14, 16 माना जाता है इसको, एंड इट इज मीन्ड टू रिलीव सडन डिस्ट्रक्शन ऑफ अ फैमिली ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट डाइंग इन हार्नेस, नॉट अ वेस्टेड राइट, नो हेरिडिटरी सक्सेशन टू अ पोस्ट granted as per rules, seniority of waiting list and फाइनेंशियल कंडीशन नॉट एज बाउंटी लार्जेस्ट। तो यहाँ पे बेसिकली कंपैशनेट अपॉइंटमेंट एक्सेप्शन है आर्टिकल 14, 16 का, जो कि दिया जाता है टू रिलीव सडन डिस्टिट्यूशन ऑफ अ फैमिली, सडन डिस्टिट्यूशन ऑफ अ फैमिली ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जाता है ना तो उसके बाद उसकी जो किन होते हैं उसको दिए जाते हैं ऐसे, लेकिन ऐसे आप किसी को भी आप नहीं दे सकते, है ना। दैट इज व्हाट द हाई कोर्ट इज सेइंग, ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली फेयरनेस के साथ होना चाहिए था। दिस इज व्हाट द हाई कोर्ट सेज कि आप ठीक है, आप ऐसे कंपनसेशन आप उसको दे सकते थे, एक अमाउंट दे सकते थे, लेकिन एक पब्लिक एम्प्लॉयमेंट दे देना दैट इज नॉट द राइट थिंग। दिस इज व्हाट द हाई कोर्ट इज सेइंग। कंपैशनेट अपॉइंटमेंट का जो काम है ना, वो आप देते हैं लेकिन वो गवर्नमेंट सर्वेंट के बच्चों को मिलता है
और वो तुरंत फैमिली के डेस्टिट्यूशन को रोकने के लिए दिया जाता है। कावेरी रिवर एंड मेकेदातु डिस्प्यूट, अब से यहाँ पे देख रहे हैं ना, कावेरी रिवर डिस्प्यूट जो चलता है उसमें एक मेकेदातु नाम का रिजर्वायर है जो बना रहा है कौन, कर्नाटका बना रहा है। और तमिलनाडु उससे खुश नहीं है क्योंकि तमिलनाडु को लगता है कि जो तमिलनाडु है वो लोअर राइपेरियन स्टेट है, मतलब नीचे आता है पानी के, लोअर राइपेरियन स्टेट है। तो उनका ये कहना है कि भाई अगर आप इस तरह के रिजर्वायर बनाओगे तो हमारे यहाँ पानी की कमी आ जाएगी, ठीक है ना। बट मेकेदातु प्रोजेक्ट को अप्रूवल भी दिया जा चुका है और उसका उन्होंने कर्नाटका ये कहना है कि आपके पानी में कोई इफेक्ट तमिलनाडु के शेयर में नहीं आएगा, ठीक है ना। और मेकेदातु जो है रिजर्वायर वो केवल सरप्लस वाटर स्टोर करने के लिए है ताकि कर्नाटका में पानी की समस्या ना आए। कावेरी नदी का देख लेते हैं, ताल कावेरी ब्रह्मगिरी हिल्स, कोडागु डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका, वेस्टर्न घाट में इसका ओरिजिन है। लेंथ लगभग 800 किलोमीटर की है, कर्नाटका तमिलनाडु में फ्लो करती है। बेसिन में केरला और पुडुचेरी भी कवर्ड है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं हरंगी, हेमावती, शिमशा, अर्कावती। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं लक्ष्मण तीर्थ, कबिनी, सुवर्णवती, भवई, नोयाल एंड अमरावती। फॉल्स में शिव समुद्र, आइलैंड में श्रीरंगपटना, शिवना समुद्र, देन आपका श्रीरंगम। तो डेल्टा बनाती है, गार्डन ऑफ सदर्न इंडिया कहलाती है। तो याद रखना, दीज आर द थिंग्स विच यू कैन रिमेंबर रिगार्डिंग कावेरी, जो मैं बता भी सकता था मैंने बता दिया। एंड आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। यहाँ मुल्लापेरियार डैम के बारे में है। तो मुल्लापेरियार डैम पहले आपको बता दूं मेशनरी डैम है, मेशनरी ग्रेविटी डैम है पेरियार रिवर पे, इडुक्की केरला में है। बिल्ट इन 1887 टू 1895 बाय कर्नल जॉन पेनिक्विक, याद रखना कर्नल जॉन पेनिक्विक द्वारा बनाया गया। 999 ईयर की लीज पे है ये। डैम ओन्ड एंड लोकेटेड इन केरला बट ऑपरेटेड बाय तमिलनाडु। याद रखना डैम ओन्ड और लोकेटेड कहाँ पर है, केरला में, लेकिन ऑपरेट कौन करता है, तमिलनाडु में। 999 साल की लीज पे है, 1886 में लीज हुई थी, ठीक है ना, याद रखना। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में बताया कि डैम इज सेफ, वाटर लेवल अलाउड अप टू 142 फीट। सुपरवाइजरी कमेटी नाउ सब्ज्यूम्ड अंडर द एनएसडीए, है ना। तो याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एंड डैम सेफ्टी एक्ट आया था 2021 में। नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी है इसमें बनाई गई है, जो कि पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड बनाती है। नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी भी है विच इज अ रेगुलेटर। तो याद रखना डैम सेफ्टी एक्ट 2021 में ही आया था, जिसमें नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी है और नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी भी है जो कि रेगुलेटर का काम करती है। एंड इट रिजॉल्व्स द इंटरस्टेट डैम डिस्प्यूट। इंटरस्टेट डैम डिस्प्यूट मतलब कि जैसे कि मुल्लापेरियार डैम इज ओन्ड बाय वन स्टेट बट ऑपरेटेड बाय द अनदर स्टेट। स्टेट्स कमिटी ऑन डैम सेफ्टी भी है प्लस स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। एंड याद रखना कि इट अप्लाइज टू स्पेसिफाइड डैम्स विच हाइट ऑफ मोर देन 15 मीटर। तो याद रखना हाइट ऑफ मोर देन 15 मीटर तक ही ये लागू होता है। बात कर लेते हैं पेरियार रिवर की। तो पेरियार रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला। ओरिजिन है शिवगिरी हिल्स वेस्टर्न घाट्स में, अरेबियन सी में फ्लो करती है, वेम्बनाड एस्चुरी बनाती है। इडुक्की आर्क डैम इज ऑन द पेरियार टू। याद रखना इडुक्की आर्क डैम भी है वहां पे, इट्स नॉट द मुल्ला पेरियार बट इडुक्की आर्क डैम। तो याद रखना मैरीटाइम चोक पॉइंट तो हम रोज डिस्कस कर रहे हैं, सिविल न्यूक्लियर डील भी हम रोज डिस्कस कर रहे हैं, है ना। सऊदी अरेबिया और यूएसए की सिविल न्यूक्लियर डील साइन हुई है और दैट इज द थिंग विच इज देयर। बाकी एनपीटी इंडिया ने साइन नहीं किया है, पाकिस्तान ने नहीं किया है, साउथ सुडान ने नहीं किया है, नॉर्थ कोरिया ने किया था लेकिन विड्रॉ कर लिया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड अब्राहम अकॉर्ड जो है 2020 में साइन हुए थे। इजराइल के रिलेशंस यूएई और बहरेन के साथ नॉर्मलाइज किए गए थे, बाद में मोरक्को और सूडान को भी इंक्लूड कर लिया गया। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। कैफे 3 नॉर्म्स एंड इथेनॉल ब्लेंडिंग। अब ये कैफे 3 नॉर्म्स क्या, देखो बहुत इजीली भाषा में मैं आपको समझाऊंगा, अदरवाइज अगर आप द हिंदू पढ़ोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो कैफे 3 नॉर्म्स देखो लिखा है कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी। अब मान लो क्या होता है, इसमें बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो, लेट मी एक्सप्लेन दिस एयर, या थोड़ा लिख के बता दूं आप लोग को तो समझ में आ जाएगा। अब मान लो एक मारुति है, मारुति कारें बनाती है। अब मारुति ने एक मॉडल निकाला M1, मारुति ने दूसरा मॉडल निकाला M2, मारुति ने तीसरा मॉडल निकाला M3। तो 3 मॉडल है सपोज करो, ठीक है। 3 मॉडल है। अब 3 मॉडल में पहला मॉडल जो है वो निकालता है 50 किलोग्राम CO2, है ना, 50 kg CO2 निकालती है वो गाड़ी। दूसरी वाली गाड़ी निकालती है 30 किलोग्राम CO2 और तीसरी वाला मॉडल निकालता है 10 किलोग्राम।
तो अब क्या होता है कि अब आप बोलोगे सर ये एक पहला मॉडल जो है वो तो 50 निकालती है, तो उसको बंद कर देना चाहिए, है ना। तो जो कैफे नॉर्म्स है वो कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, आप अपनी कंपनी के जितने भी मॉडल्स हैं उनका एवरेज निकालो, तो 50 प्लस 30 प्लस 10 अपॉन 3 कर दो, एवरेज आ जाएगा। तो 90/3 आ गए, 90/3 आया मतलब 30 आया। तो कुल मिलाकर के जो एवरेज एमिशन है वो 30 kg ही आएगा। तो कैफे नॉर्म्स कहते हैं, कैफे नॉर्म्स ये कहते हैं कि आप तो भैया एक मॉडल का एवरेज मत देखो, एक मॉडल का मत देखो, आप ओवरऑल एवरेज निकालो और उससे डिटरमाइन करो कि कितना एमिशन होता है और उसकी लिमिट फिट करो। तो कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी जो होता है बेसिकली वो है फ्यूल एफिशिएंसी को लेकर के, ठीक है ना। और फ्यूल एफिशिएंसी कैसे डिटरमाइन होती है कि कितना आप एमिशन कर रहे हो, एमिशन किस में कर रहे हो, ग्राम CO2 पर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर चलने में कितने ग्राम CO2 निकाल रहे हो। तो पहले क्या था, अभी जो एवरेज हमारे इंडिया का है वो 113 ग्राम CO2 पर किलोमीटर, उसको कम करना है। ड्राफ्ट कैफे 3 जो है वो अभी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, ड्राफ्ट कैफे 3, उसमें उनको रिड्यूस करना है और रिड्यूस करके 77 ग्राम करना है बाय 2031-32। 113 ग्राम CO2 पर किलोमीटर से घटा करके 77 ग्राम पर CO2 करना है। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। कैफे 3 नॉर्म्स आपको समझ में आ गए होंगे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया 2026, अब इसको CCE यानी कि कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स विच इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, उसने अप्रूवल दे दिया है। इट एम्स एट सेल्फ रिलायंस, यानी कि हमको यूरिया को इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन करना है वाया न्यू गैस बेस्ड प्लांट। हमको गैस बेस्ड प्लांट्स के बेसिस पे यूरिया को का जो इंपोर्ट है उसको बंद करना है, कम करना है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। नंबर्स हमको याद करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। यूरिया इज द ओनली फर्टिलाइजर स्टिल अंडर द स्टैट्यूटरी प्राइस कंट्रोल, यानी कि इसके MRP फिक्स है, स्टैट्यूटरी प्राइस कंट्रोल के अंतर्गत आता है, याद रखना। एंड इसके अलावा नीम कोटेड यूरिया भी 2015 से मैंडेटरी कर दी गई थी ताकि डाइवर्जन ना हो, ताकि इसका इंडस्ट्री यूज ना किया जा सके, है ना। एंड ये नाइट्रोजन रिलीज भी स्लोली करती है, तो नीम कोटेड यूरिया भी हमारे यहाँ है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। एंड आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। फील्ड्स मेडल 2026 विच इज द नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स, नोबेल ऑफ मैथमेटिक्स बोल सकते हैं। हर 4 साल में अवार्ड किया जाता है बाय इंटरनेशनल मैथमेटिक्स यूनियन एट द ICM। इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन है। ओनली 2 मैथमेटिशियंस यंगर देन 40 इन द अवार्ड ईयर। अवार्ड ईयर में 40 से कम के ही मैथमेटिशियंस को मिलता है। 2026 के विनर्स है यू डेंग, जॉन पार्डन, जैकब सिमरमैन एंड होंग वैंग। याद रखना, ओनली 2 मैथमेटिशियंस यंगर देन 40 ईयर्स, एंड दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड होंग वैंग जो है उनका जीतना हिस्टोरिक है, क्यों? बिकॉज शी इज द थर्ड वुमेन एवर टू विन इन इट्स 90 ईयर हिस्ट्री। 90 सालों में तीसरी महिला है होंग वैंग जिनको ये मिला है। पहली थी मरियम मिर्जा खानी 2014 ईरान, देन मरीना वियाजोव्स्कवा 2022 यूक्रेन। वैंग डेंग जो है बेसिकली फर्स्ट चाइनीज नेशंस टू विन सिंस शिंग तुंग ताओ। ये सब भी आप देख लेना जो भी चीजें हैं। यहाँ पे कुछ कुछ फैक्ट है। सारनाथ को दिया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये आपको पता है बुद्ध का पहला सरमन हुआ था, धम्म चक्र प्रवर्तन जिसको बोलते हैं। 45th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया से। गुरु रविदास की 650th बर्थ एनिवर्सरी है, याद रखना। 650वीं बर्थ एनिवर्सरी है गुरु रविदास की। रविदास वॉज फ्रॉम द भक्ति एरा सेंट, जहाँ जिनका जन्म वाराणसी में हुआ था। एंड उनके वर्सेस गुरु ग्रंथ साहिब में भी मिलते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रहना है। ज्ञानेश्वर यादव, बिंद्यारानी देवी, इनको ब्रॉन्ज मिला है। ज्ञानेश्वरी यादव को सिल्वर मिला है। देन राजा मुथुपंडी को सिल्वर मिला है, ठीक है। एंड शूटिंग में ये ISSF वर्ल्ड कप हॉन्गजू में जो हो रहा है उसमें बेसिकली ये ईशा सिंह को गोल्ड मिला है, मनु भाकर को ब्रॉन्ज मिला है, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं। अमीबिक
मेनिंजो इंसेफेलाइटिस, याद रखना है, इससे डेथ हुई है काफ़ी ज़्यादा केरला में। एंड एमीबिक मेनिंजो इंसेफेलाइटिस जो रहता है वो होता है फ्री लिविंग अमीबा के कारण। इसका नाम है नाइग्लेरिया फाउलेरी, ब्रेन ईटिंग अमीबा भी बोलते हैं इसको। एंड इट इज़ फाउंड इन वार्म फ्रेश वाटर, याद रखना है, नोज के थ्रू इंटर करता है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अमीबिक मेनिंजो इंसेफेलाइटिस फ्री लिविंग अमीबा के कारण होता है, नाइग्लेरिया फाउलेरी नाम है, ब्रेन ईटिंग अमीबा बोलते हैं, वार्म वाटर्स में पाया जाता है एंड इंटर्स वाया द नोज। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। ये वन लाइनर्स हैं आज के जो आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं। आई होप यू विल रिमेंबर दीज, इनको याद रखना। और एक दो प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, विद रेफरेंस टू द 10th शेड्यूल, देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट वाज एडेड बाय द 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। सेकंड कह रहा है द एक्सेप्शन फॉर 1/3 स्प्लिट इन लेजिस्लेटिव पार्टी वाज डिलीटेड बाय द 91st अमेंडमेंट एक्ट। थर्ड है अ मर्जर इज प्रोटेक्टेड ओनली इफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव पार्टी एग्रीज टू इट। तो बिल्कुल बहुत ही सही, तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो देखो डी ऑल थ्री आर करेक्ट। दूसरा सवाल है द रिवर कावेरी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कावेरी का लिखा है ओरिजिनेट्स इन ब्रह्मगिरी हिल्स इन द वेस्टर्न घाट। काबिनी, भवानी एंड अमरावती आर इट्स लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। इट फॉर्म्स अ डेल्टा बिफोर एंटरिंग इनटू बे ऑफ बंगाल। अब देखो इसमें सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि काबिनी, भवानी, अमरावती राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। ओरिजिन ताल कावेरी सही है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। ओरिजिन इज ताल कावेरी। ठीक है, तो 1 and 3 आर राइट। एंड थर्ड क्वेश्चन भी आप देख लीजिए, विद रेफरेंस टू द ट्रीटी ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी कंसीडर द फॉलोइंग। इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू एनपीटी बट नॉट रेटिफाइड इट। अब देखो ये तो गलती हो जाएगा, पहला ही है, इंडिया ने कभी साइन ही नहीं किया, तो फर्स्ट इज रॉन्ग। फर्स्ट रॉन्ग होती है आपका 2 3 बस बचा, तो देख लेना आप लोग, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।